क्यों बना रही हूँ, तो आप लोगों को पता होगा कि एमटीएस के नोटिफिकेशन जो है वो 27 जून को निकल गया है। अभी उसकी फॉर्म फिलिंग्स चल रही है और 31 जुलाई तक इसकी फॉर्म फिलिंग होगी। और इसके एग्जाम्स के जो टेंटेटिव मंथ्स है वो अक्टूबर नवंबर में है इस ईयर। और अगर आप 10th पास है तो आप बिल्कुल इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल है, चाहे आप कितने भी परसेंटेज लाए हो। अगर हम बात करें इस साल कितनी वैकेंसीज हैं, तो पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा वैकेंसीज है। इस बार सारे ही एग्जाम्स में एसएससी के ज्यादा वैकेंसीज आ रही हैं। इसकी जो वैकेंसीज हैं वो एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ, इनके लिए 4887 है और हवलदार की पोस्ट जो 2021 में न्यू इंट्रोड्यूस हुई है उसकी वैकेंसी 3439 है। तो अच्छी खासी इसकी वैकेंसीज है। और अगर मैं बात करूं इसकी सैलरी की, तो सैलरी डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है, सिटी टू सिटी भी वेरी करता है, बट इसकी जो इनहैंड सैलरी आपको मिलेगी फर्स्ट मंथ से 28,000 टू 34,000 तक वेरी कर सकता है। इसके साथ ही ये एक 1800 ग्रेड पे की जॉब है, एक ग्रुप सी नॉन गैजेटेड पोस्ट है। और जैसे कि इसके नाम से क्लियर है मल्टीटास्किंग स्टाफ, यानी कि इसमें आपको जितने भी मिसलेनियस वर्क होते हैं ऑफिस के वो करने पड़ सकते हैं। इस पोस्ट की एक यूनिक बात ये है कि इसकी जो पोस्ट प्रेफरेंस होती है वो आपके फॉर्म फिलिंग के टाइम ही आपसे भरवा ली जाती है। और पोस्ट भी आपकी होती है लोकेशन वाइज और डिपार्टमेंट वाइज दोनों, यानी कि आप सीधा भरोगे एमटीएस चंडीगढ़। तो वो 3 चीजों पर बेस्ड होता है। सबसे पहले तो लोकेशन, दूसरा डिपार्टमेंट और तीसरा आपकी कैटेगरी। अगर इनकम टैक्स में अगर आपको एमटीएस की पोस्ट मिले तो वो आपका मान लीजिए चंडीगढ़ में अलग कट ऑफ निकलेगी और उसका भी SC ST OBC के लिए अलग कट ऑफ निकलेगी। तो आपको कट ऑफ का समझ में आ गया होगा, तो अपनी बिल्कुल अच्छे से तैयारी करो। और इसके लिए मैंने पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी, कैसे आपको पूरी तैयारी करनी, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, सब कुछ अपनी स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में बना रखा है। तो उसको फॉलो करके आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, अपने सिलेक्शन के चांसेस को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। और इसकी तैयारी आपको कहां से करनी है ये भी मैंने अपनी स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में बताया कि आप किरण पब्लिकेशन की ये सारी बुक्स को अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए यूज कर सकते हो, यहाँ से तैयारी कर सकते हो। इन सबका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बात आती है कि एमटीएस के थ्रू किन किन डिपार्टमेंट में आपकी ज्वाइनिंग होती है। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें आपकी ज्वाइनिंग होगी एज एन एमटीएस। तो इसमें से आप देख सकते हो कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट यानी कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज में आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है, जो कि मोस्टली दिल्ली बेस्ड होती है। इसके बाद सीबीटीटी, सीबीआईसी, पीआईबी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, सीएजी, लेबर ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यानी कि आप देख रहे हो जितने भी डिपार्टमेंट है सारे के सारे आपके टॉप सिटीज में ही इनकी पोस्टिंग्स होती है। अब देखिए कुछ लोगों का कंसर्न रहता है कि ये एमटीएस और हवलदार में क्या डिफरेंस है, तो इसके लिए तो पूरी अलग वीडियो बनानी पड़ेगी। मैं आपको छोटा सा मेजर डिफरेंस बता देती हूँ कि जो एमटीएस होती है ना वो मोस्टली डेस्क जॉब वाली पोस्ट है, जबकि हवलदार जो है इसमें आपको फील्ड जॉब्स मिल सकती है। यानी कि अगर इनकम टैक्स में एक्साइज में एज अ हवलदार काम करते हो तो आपको ऑफिसर्स के साथ रेड में उनको असिस्ट करना पड़ सकता है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। और हवलदार में तो कहीं कहीं मैंने सुना है कि नाइट ड्यूटी होती है एज अ वर्कमैन, नॉट एज अ गार्ड, बट आपको ऑफिस में होना होता है। तो इस तरह का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस इसमें आता है। सो ये सारी चीजें तो थी एमटीएस के बारे में बेसिक जानकारी। लेकिन अब हम आते हैं मुद्दे की बात पर कि एक एमटीएस को करना क्या होता है ऑफिस में। देखिए अगर मैं सच्चाई बताऊं तो आज के टाइम पर जो गवर्नमेंट एमटीएस की वैकेंसीज होती हैं वो अलग फिल होती हैं और एमटीएस की ही वैकेंसीज कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होती है, जो प्राइवेट लोगों को हायर किया जाता है डेली वेजेस पे, वो अलग होती हैं। तो जो एमटीएस की बेसिक भर्ती होती है वो इन सारे कामों के लिए होती है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे। और इनका जो बेसिक काम होता है ऑफिशियली वो ये सारा होता है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और पढ़ सकते हो इनको। ये तो है ऑफिशियल जो लिखी हुई चीजें हैं, बट ग्राउंड रियलिटी क्या है ना कि एमटीएस की जो जॉब है वो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करती है। किस डिपार्टमेंट में किस तरह का काम एमटीएस से लिया जाता है ये अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल जो एमटीएस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या एक्साइज डिपार्टमेंट में होते हैं तो मोस्टली उनसे चाय लाने का काम और ये सारी चीजें नहीं कराई जाती। ये कराई जाती है जो मैंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लोगों को हायर किया जाता है उनसे। लेकिन अगर मिनिस्ट्रीज की बात करें हमारे यहाँ पर या अलग मिनिस्ट्रीज में भी मैं जितनी मेरी जान पहचान है, जानकारी है, वहां पर ये चाय लाने का काम उनको करना पड़ता है। आप कितने भी एमटीएस के मुंह से सुन लो कि देखो ऐसा नहीं है, तो ये तो हो गया यार हम सच छुपा रहे हैं ताकि दूसरे लोग जो हैं वो इससे ऐसा अपने आप को छोटा फील ना करें। बट ये सच्चाई है कि चाय लाने का काम एमटीएस का ही होता है, चाहे वो प्राइवेट के हो या गवर्नमेंट के हो। लेकिन हाँ, अगर मैं ये जरूर कहूंगी कि जो लोग गवर्नमेंट से सिलेक्ट होकर के एमटीएस में आते हैं उनको थोड़ी सी तवज्जो ज्यादा दी जाती है, उनसे थोड़ा सा ऑफिस वर्क, कंप्यूटर बेस्ड वर्क, ये सारी चीजें ज्यादा कराई जाती है रादर की चाय लाना और ये सारी चीजों से। सफाई का काम मैंने कभी नहीं देखा है कि सफाई का काम किसी एमटीएस को दिया जाता है। उसके लिए अलग से प्राइवेट बंदे हायर होते हैं जिसको कहते हैं हम लोग हाउस कीपिंग स्टाफ, वो लोग करते हैं पूरे ऑफिस की सफाई का काम। एमटीएस का ये काम नहीं होता है। इसके साथ ही अगर मैं अदर वर्क की बात करूं तो फोटो कॉपीज करना, स्कैनिंग करना,
इसके साथ ही मान लीजिए अगर आपके एमटीएस को कंप्यूटर की नॉलेज है तो आप उनसे फॉरवर्डिंग लेटर बनाना, थोड़े बहुत ईमेल्स टाइप कर लेना, मतलब उनको कहना कि आप ड्राफ्ट कर दो, हम चेक कर लेंगे। तो ये सारी जो काम है वो भी आप एमटीएस से करवा सकते हो। इसके बाद डाक डिस्पैच करना, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे ऑफिस में कोई रिसीट आई है तो वो कहाँ से आई है, उसका सब्जेक्ट क्या है ना, वो सारी चीजें डायरी होती है उसमें वो रिकॉर्ड करते हैं। इसके साथ ही अगर मैं डायरी डिस्पैच करवाती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई लेटर भेजना है किसी दूसरी मिनिस्ट्री को, किसी दूसरे डिपार्टमेंट को, तो वो बंदा जो है फाइल नंबर, सब्जेक्ट और कहाँ पे भेजा जा रहा है वो सारी चीजें नोट करेगा। उसको अगर हम फिजिकली भिजवा रहे हैं तो उसको एक एनवलप में कवर करेगा, उसके ऊपर स्पीड पोस्ट लगाएगा, तो ये सब करके वो भिजवा देता है। तो ये सारे काम जो है एमटीएस के अंडर में आते हैं। इसके साथ ही ई डायरी करना, फॉर एग्जाम्पल हम तो ई फाइल में काम करते, तो जितनी चीजें होंगी वो तो कंप्यूटर में होनी चाहिए, हम उसी को फाइल में लगाएंगे, फिजिकल फाइल तो कंप्यूटर में लगाएंगे नहीं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, जो फिजिकल रिसीट आई हुई इसको स्कैन करके हमें कंप्यूटर में लगाना होता है। तो वो जो डायरी करेगा, मतलब स्कैन करके और उसके ऊपर पूरा उसका डिटेल लिख करके हमें भेजेगा। तो ये सारी चीजें जो होती है वो भी एक एमटीएस का काम होता है। और मान लीजिए कि आपका जो एमटीएस है उसको ड्राइविंग स्किल्स अच्छे से आती है, तो कभी कभी ऑफिशियल काम के लिए एमटीएस को एज अ ड्राइवर भी काम करवाया जाता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप मुझे घर छोड़ दो, ये सारे पर्सनल काम कुछ भी नहीं करा सकते आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल से, या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उससे भी नहीं करा सकते। लेकिन ऑफिशियल काम के लिए फॉर एग्जांपल आपको हाई कोर्ट जाना होगा, किसी और मिनिस्ट्री में जाना होगा, कुछ मीटिंग के लिए जा रहे हो, तो एमटीएस को एज अ ड्राइवर भी काम कराया जाता है। इसके साथ ही मान लीजिए हमारे मिनिस्ट्री में कभी मीटिंग्स होती हैं तो उसमें जो भी अरेंजमेंट होता है ना, सबको चाय दिया जाए, ये सबके लिए जो खाने की व्यवस्था हो, या छोटे मोटे काम फॉर एग्जांपल कोई रूम बुकिंग करने का काम हो, है ना, कंप्यूटर से ही, या फिर अगर हमारे मिनिस्ट्री में कोई गेस्ट आए हुए हैं मीटिंग अटेंड करने के लिए तो उनको रिसीव करने का काम हो। समझ रहे हो कि ये होता है मल्टीटास्किंग काम, जहाँ पे भी असिस्टेंस की जरूरत पड़े वहां पर एक एमटीएस से काम कराया जाता है। सो आई होप आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि इसको मल्टीटास्किंग स्टाफ क्यों बोला जाता है। अब इसके बाद हम आते हैं इसके वर्कलोड के ऊपर। तो वर्कलोड इसका बहुत ही चिल है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि दिन भर आपके पास कुछ ना कुछ काम रहेगा। दिन भर में समझ लो आप 8 घंटे से 2 घंटे ही ऐसे होते होंगे जो एमटीएस से काम करता होगा, मतलब उसके लिए कुछ काम आता होगा। अदरवाइज एमटीएस की जॉब बहुत ही चिल है, आप आराम से आगे की तैयारी इसमें कर सकते हो। हमारे साथ जो एमटीएस है वो भी आगे की पढ़ाई वढ़ाई करते हैं। जो ऑफिस आवर्स होते हैं वो नॉर्मली 9:30 to 6 होते हैं। सैटरडे संडेज ऑफ होता है, और रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में इनको कभी सैटरडे संडे बुलाया जाता है। जैसे हमें तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि हम सैटरडे संडे को ऑफिस गए हैं, बट एमटीएस को इतना ज्यादा नहीं बुलाया जाता। जब तक बिल्कुल अर्जेंट ना हो कि बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली हो और कुछ ऐसे असिस्टेंस की जरूरत हो, तब तक एमटीएस को नहीं बुलाया जाता। इसके बाद अगर मैं बात करूं प्रमोशंस की, तो अगर आप एक एमटीएस हो तो आप 3.5-4 साल के बाद एलिजिबल हो जाते हो एलडीसी का एग्जाम देने के लिए। एलडीसी के बाद का जो प्रमोशन है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इनकम टैक्स में हो तो आप इनकम टैक्स में टैक्स असिस्टेंट बनोगे। उसके बाद अगर आप एक्साइज में तो एक्साइज में टैक्स असिस्टेंट बनोगे। अगर आप मिनिस्ट्रीज में तो एलडीसी से यानी कि लोअर डिविजनल क्लर्क से आप अपर डिविजनल क्लर्क बनोगे। उसके बाद जब प्रमोशन होगा तो एएसओ बनोगे। मतलब जो आपका प्रमोशन है वो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट कंप्लीटली वेरी करता है। कोई आपको यूनिफॉर्मली नहीं बता सकता कि इतने साल बाद इतनी प्रमोशन होती है। डिपार्टमेंट पे भी डिपेंड करता है और लोकेशन पे भी डिपेंड करता है। तो इस चीज के ऊपर वीडियो नहीं बनाई जा सकती कि प्रमोशन कैसे होते हैं। तो ये सारी चीजें तो थी जो मैंने आपको रियलिटी बताई। अब देखिए बहुत लोगों के दिमाग में ऐसा होता है कि यार हम पढ़ रहे हैं, सीजीएल के लिए तैयारी कर रहे हो, तो क्या हमें एमटीएस की जॉब करनी चाहिए? इस चीज के ऊपर मैं अपनी मेरा जो ओपिनियन है मैं आप लोगों के साथ जेन्युइन ओपिनियन शेयर करना चाहती हूँ। देखिए मैं भी जब सीजीएल के लिए तैयारी कर रही थी तो मैंने एमटीएस का एग्जाम दिया था, बट मैं उसमें पास भी हो गई थी, बट मैंने उसको ज्वाइन कभी भी नहीं किया। देखिए जब आपका ना हायर एम होता है या फिर आप सोचते हो कि मैं एक ऑफिसर लेवल पे जाऊं सीधे, तो आपको मेरे ख्याल से एमटीएस की जॉब ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। आपको एमटीएस की जॉब तभी ज्वाइन करनी चाहिए जब आपके बहुत ज्यादा मजबूरी हो। फॉर एग्जाम्पल आपके घर पे बहुत ज्यादा फाइनेंशियल कंडीशन खराब है और आपको लग रहा है कि नहीं मुझे अभी एक जॉब करनी ही पड़ेगी, तो आप एमटीएस की जॉब जरूर ज्वाइन कर लें। और अगर आप सिर्फ 10th पास है तो आपके पास तो कोई चॉइस नहीं, क्योंकि आपको और ना तो सीएचएसएल में जॉब लगेगी ना सीजीएल में लगेगी। तो उस केस में अगर आपको एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आप एमटीएस को ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अगर आप 12th पास भी हो तो भी आप एम करो एटलीस्ट सीएचएसएल की पोस्ट आप ले लो। अब देखिए बहुत लोग कहते हैं कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, लेकिन आप जब ग्राउंड रियलिटी में आओगे तो आपको पता लगेगा कि ये सब ना कहने की बातें हैं। क्योंकि आप जब ऑफिस में काम करोगे और एक एसएससी सीजीएल से सिलेक्ट हुआ बंदा एएसओ की पोस्ट पर है, वो आपको ऑर्डर दे रहा है कि भाई चाय लेकर के आओ, और आपको पता है कि कल को आप उसी पोस्ट पे रहने वाले, तो आप सोचो क्या उस चीज को आप बियर कर पाओगे कि भाई ये बंदा मुझे चाय लाने के लिए कह रहा है। सो आप ये सारी चीजें एक बार सोच लो। और मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि एक बिगर एम बनाओ, हमेशा एटलीस्ट सीजीएल का एम तो रखो ही रखो। बहुत से लोग होते हैं जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं बट सीजीएल को एज अ बैकअप प्लान रहता है, क्योंकि सीजीएल में आपकी कोई भी पोस्ट ना ऐसी नहीं है जिसमें कि
आपको ह्यूमिलिएट सा फील होगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन एमटीएस में बहुत जगहों पर ऐसा आपको फील हो सकता है अगर आपका हायर एम है तो। सो ये मेरा बहुत ही जेन्युइन है ओपिनियन जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। जहां तक बात करूं भेदभाव की, तो देखिए अगर आप एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट एमटीएस होकर के आए हो और एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एमटीएस है, तो यस इन दोनों में भेदभाव होता है, क्योंकि गवर्नमेंट से जो बंदा सेलेक्ट होकर के आया उसके पास और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, इंसेंटिव्स बीच बीच में मिलते हैं, अलाउंसेस होते हैं अलग अलग तरह के, उसकी सैलरी भी ज्यादा होती है जो गवर्नमेंट से सेलेक्ट होकर के आता है। जो प्राइवेट वाला बंदा होता है उसकी सैलरी भी बहुत ज्यादा कम होती है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, और उसकी जॉब जाने के भी चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, बट गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है। लेकिन आप अगर सोचो कि भाई एक इंस्पेक्टर को और एमटीएस को सेम लेवल की इज्जत मिलती है, तो ये कहने की बात है, बिलीव मी ये कहने की बात है, ऐसा नहीं हो सकता है। अब मैं ये नहीं कह रही कि उनकी बेइज्जती की जाती है, बट ऑब्वियसली जो इज्जत एक इंस्पेक्टर को मिल सकती है, जो इज्जत एक एएसओ को एसओ को मिलेगी, वो एमटीएस को तो नहीं मिलेगी ना दूसरे से। सो आई होप आपको मेरा पर्सपेक्टिव समझ में आ रहा हो कि हाँ, आई एम नॉट ह्यूमिलेटिंग यू बट आई एम सेइंग द ट्रूथ व्हाट इज इन रियलिटी। सो आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे, जो ह्यूमर्स हैं और जो भी चीजें वो मैंने आपको क्लियर कर दी होंगी। और अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई कि मैं कमेंट में आपको आंसर करने की कोशिश करूंगी। और बहुत से लोगों का